धन्यवाद अभी बहन। अपने महिला की जो बात की मैं आपको 2-3 चीज़ें बता रहा हूँ। ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ इंडियन डेलीगेशन इन यूनाइटेड नेशंस, ये शायद 2016 की बात है। मुकुल रोहतगी के साथ इंडियन डेलीगेशन को लीड कर रहे थे। यूएन ह्यूमन राइट जो कन्वेंशन होता है उसके अंदर किया एक स्पेशल सब्जेक्ट कि वहाँ पे हर पूरे देश के वर्ल्ड के सभी कंट्री के ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के आगे हमें डॉक्यूमेंटेशन एडवांस में भेजना पड़ता है और 99% उसमें NGOs का ही रोल होता है। भारत सरकार ने जब मुकुल रोहतगी साहब ने कहा टॉर्चर इज एलियन टू अवर कंट्री, ये मैं मुझे सब कह रहा हूँ, टॉर्चर इज एलियन। बिना पुलिस में थप्पड़ मारे तो बात नहीं करते, मारपीट लेके तो बात बहुत दूर तक चली गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो हमारा बहुत एक जो है महिलाओं के सशक्तिकरण का नारा है, जिसके लिए हमने कई प्रोग्राम चला रहे हैं। 181 का जो प्रोग्राम है उसका तो कबाड़ करके रखा हुआ है और आप वहाँ यूनियन में बोल रहे हैं कि हम तो ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें तो हाथरस की घटना क्या हुई वो भी हमने अभी देखी। CBI तो उसको क्लीन चिट दे दिया कि उसका रेप हुआ ही नहीं, ये नहीं हुआ। बहुत सारी चीज़ें हाथरस की घटना के बारे में बोलने की जरूरत है, सबको मालूम है। और अभी रिसेंटली देखें तो गुजरात की जो बिल्किस बानो का केस था वो भी एक सामने है कि हम बेटी बचाओ की बात करते हैं मगर बेटी को मारने का काम करते हैं और बोलते हैं कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पढ़ाने की और इस सब बात में भी नहीं जाऊँगा। 3 तारीख की आपने बात की, दिल्ली का कर्कट कोर्ट का लास्ट ईयर या 2021 का घटना है। मुकेश कुमार और ऐसा कुछ आदमी जो उसकी पेशी होती रही वो कंगाल हो गया वर्चुअली। और फिर जब नई तारीख पड़ी कहाँ से इधर उधर डंडा एक खोज के निकाल के लाया और कंप्यूटर सब तोड़ डाला। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात कर कोर्ट डायस में चढ़ गया जज का, उसके कागजात वहाँ फाड़ के फेंका। फिल्मी डायलॉग बोल रहा था तारीख से तारीख चिल्ला रहा है, मार रहा है। स्टाफ भाग गया बाहर, कहीं डंडे पेड़ को न पड़ जाए। 3 तारीख की जब बात आती है तो CPC में स्पष्ट ऑर्डर है कि 3 से 4 तारीख नहीं मिलेगी, मगर जज भी है जो अन्याय करते हैं बैठ के तारीख पे तारीख दिए जाते हैं। दिस इज ऑल्सो रीजन फॉर इंडिपेंडेंस। मैं ज़्यादा समय नहीं दूँगा। अभी आर्या साहब की विशेष रिक्वेस्ट है, अब कुछ लोगों का सम्मान भी करना है और उनको किताबें भी देनी है। गिरीश भाई को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा आ जाए इधर। गिरीश भाई तो और कुछ लोगों को हम जो है सम्मान भी देंगे। तो आप जब भी साथ मैं रिक्वेस्ट करूँगा अश्विन भाई कालिया साहब को ये सम्मान दीजिए और उसका सम्मान पत्र बढ़ेगा। अच्छा ये Distinguished guest of honor, Dr. Sri Jagdeep Chopra, for inaugurating and delivering the keynote address at National Law Conference at Lok Niketan, Ratanpur, Palan. तो यहाँ आप आए, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कीनोट एड्रेस दिया। मैंने उसके बात की कि मैंने 50 साल लीगल एजुकेशन में गुजारे, लेकिन पहली बार आज सुना कि पेंडेंसी कम करने में लॉ कॉलेज की भी भूमिका है। पहली बार, यानी ये बात सच है, मैं भी मानता हूँ, क्योंकि अपनी लॉ कॉलेज में गुजरात के अलावा किसी स्टेट की बात नहीं कर सकता। तो गुजरात में तो बहुत ही कंटम हालत में लॉ कॉलेज चल रही। मैंने कई जगह कितनी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ, बार काउंसिल ऑफ गुजरात के साथ, हाई कोर्ट के साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस इसके बारे में किया है, लेकिन कोई सुनता नहीं। तो जगदीप जी वेल डन फॉर आवर कॉन्फ्रेंस। हम सब की ओर से मैं धन्यवाद देता हूँ और आपको ये सम्मान डेडिकेट। हाँ, ये अंग्रेजी में है, वो गुजराती में है। तो सब जो मेहमान हैं
अभी हमारे दूसरे मेहमान जो है अमीबेन याग्निक जी और सांसद है, और उनको सम्मान करने के लिए हम एक माजी सांसद को बुलाते हैं जो 7 बार संसद में रहे, सोमजी भाई डामोर साहब। आप अमीबेन याग्निक का सम्मान ये सोमजी भाई डामोर साहब ने अपनी जिंदगी के 32 साल संसद में निकाले थे, और कितने भी काम हो सामने से अपने पैसे खर्चे करके लोगों का काम किया, और उसी का परिणाम है कि लगातार 7 बार वो सांसद में जीतते गए। कौन मान सकता अभी आगे अमीबेन को तो अभी छोड़ने का नहीं है हम लोग को, उनका सम्मान पत्र भी है जो गिरीश भाई पढ़ेंगे, पढ़ के सुनाएंगे और फिर उनको एवॉर्ड से। गुजरात हाईकोर्टना नामांकित वकील, राज्यसभाના सांसद, વંચિતોના હામી તેમજ અનેક કિતાબોથી વિભૂષિત ડૉક્ટર અમીબેન યાજ્ઞિકને અર્પણ। ગુજરાત વિશ્વવિદ્યાલયથી BSc LLB ઉપાધિ પ્રાપ્ત કરી તેમણે ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇકોલોજી એન્ડ એન્વાયરમેન્ટ નવી દિલ્હીથી MEE માસ્ટર ઓફ ઇકોલોજી એન્ડ એન્વાયરમેન્ટ તેમજ અમેરિકાની સ્ટેનફોર્ડ વિશ્વવિદ્યાલયમાંથી માસ્ટર ઓફ લો અને ડોક્ટર ઓફ ધ સાયન્સ ઓફ લો ઉપાધિ હાંસલ કરનાર ડૉક્ટર અમીબેન पर्यावरण અને કાનૂન ક્ષેત્રે સમૃદ્ધ જ્ઞાન ધરાવે છે। વકીલાત ક્ષેત્રમાં તેમણે ગુજરાત સરકાર તેમજ ભારત સરકાર અને તેના જુદા જુદા મંડળો વતી સિનિયર કાઉન્સિલર તરીકે વિવિધ અદાલતોમાં રજૂઆતો કરી છે। તેમની વકીલાતનો મુખ્ય ભાગ લૈંગિક ન્યાય જેન્ડર જસ્ટિસની કામગીરીનો લગતો હતો। આ કામગીરીમાં જમીની સ્તરે મહિલા જાગૃતિ 1987 થી મહિલાઓના હિતોના રક્ષણ કાર્ય अनेक केसों तेमनी निःशुल्क वकीलातनो समावेश थाय छे। राष्ट्रीय महिला आयोग तरफथी पाटण सामूहिक बलात्कार केस, पीटी कॉटन खेतरों किशोरीओनो मौत तेमज गुजरातना भ्रूण हत्या मामले सोंपायेल तपासमां तेमणे सफलतापूर्वक अत्यंत उजागर करेल। तेमनी कामगीरीनी सुवास विदेशों प्रसरेल छे। तेमनो एक पुस्तक आ ह्यूमन राइट्स इश्यू बिहाइंड क्लोज डोर्स इन द फैमिली एचीवमेंट एंड गोल्स सप्रक्षमो प्रगट थયેલ છે। मानव अधिकारों खास કરીને સ્ત્રીઓના માનવ अधिकारों સજાગ પ્રહરી અને સમર્થક હોવા ઉપરાંત ડૉક્ટર અમીબેન એક અચ્છા લેખક તેમજ પ્રભાવશાળી વક્તા તરીકેની પ્રતિભા પણ ધરાવે છે। ગુજરાત કરંટ ડિસિઝન્સની સલાહકાર સમિતિના સભ્ય તેમજ ગુજરાત લો એડાલના સંયુક્ત મંત્રી તરીકે તેમનું પ્રદાન પ્રશસ્ત છે। દેશના વિવિધ રાજ્યોમાં મહિલા હિતોના રક્ષણની કામગીરી કરનાર ઇન્ડિયન ફેડરેશન ઓફ વુમન લોયર્સના તેમણે એક સ્થાપક અને અધ્યક્ષ તરીકે સેવાઓ આપેલ છે। અમદાવાદની ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેનેજમેન્ટ તેમજ ભોપાલની નેશનલ જ્યુડિશિયલ એકેડેમીની મુલાકાતી અધ્યાપક તરીકે તેમજ અનેક રાષ્ટ્રીય તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય પરિષદોમાં તેમણે અધ્યક્ષ સ્થાન શોભાવેલ છે। સેન્ટ્રલ यूरोपियन यूनिवर्सिटी बुडापेस्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन फैमिली वायलेंस सिंगापोर तेमज वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जोहान्सबर्ग तेमज वर्ल्ड बैंक तरफथी डॉक्टर अमीबेन पर्यावरण निष्णात तरीके सन्मानित पण थया छे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पक्षमां तेओ महत्वना होद्दाओ पर सेवा आपी चूक्या छे। हाले राज्यसभामां सांसद तरीके निर्भीक कामगीरी बजावी રહ્યા છે। राष्ट्रीय महिला आयोगे તેમનું ભારતના અગ્ર મહિલા તરીકે 2011 માં સન્માન કરેલ છે। તદુપરાંત અનેક કિતાબોથી તેઓને નવાજવામાં આવે છે। ડોક્ટર અમીબેનની સેવાઓ અને માર્ગદર્શન અમને સતત મળતા રહ્યા છે। તેમના દીર્ઘાયુષ્યની મંગલ કામના સાથે તેમને આ સન્માનપત્ર અર્પણ કરતો હર્ષની ગૌરવની લાગણી અનુભવી છે। હવે આ સન્માનપત્ર
અશ્વિનભાઈ કારિયા ડૉક્ટર અમીબેન યાજ્ઞિકને અર્પણ કરશે. हमारे सात बार के सांसद उनको साल भर का सम्मान करें. सुमनी भाई का मौसम आपने जो किया वो हम लोग में से किसी ने कुछ भी नहीं कर पाया उसका. और सुमनी भाई वकील भी है. वकील भी है. अबे माइक ले जाओ. ये सत्र समाप्त करने के पहले किसी को कोई सवाल हो हमारे देश से पूछना हो तो नाम के साथ वो बताएं. माइक आपके पास चला रहेगा. नाम बताइए पहले बताइए. और क्वेश्चन शॉर्ट में कहिएगा, लेक्चर नहीं चाहिए. हाँ મને એવું લાગે છે કે આ બધી જે વાત કરી એમાં જજોનો જે વધારે પડતો ફાળો એવું લાગે છે. કારણ કે આજે સ્ટાફ સ્ટ્રેન્થ તો બધી જે ઘટી છે, બેંકોમાં ઘટી છે, રેલવેમાં ઘટી છે, ટીચરો ઘટી છે, છતાં પણ દરેક જગ્યાએ કામ થાય છે. પણ જ્યારે જજને કામ ત્યારે થતું જોવામાં આવે છે કે એમને નથી મળતી. જ્યારે આટલી બધી પરિસ્થિતિઓ હોય ત્યારે બધા જ ક્ષેત્રમાં થાય છે પણ જજમાં કામ નથી થતી. એમનું કાર્યક્ષમતા જે થવી જોઈએ 365 જેટલા જે કામ કર્યું એટલા દિવસ કામ ખાલી 145 દિવસ જ ક્વાર્ટર ચાલે છે. જ્યારે બેંકો, સ્કૂલો બધું લગભગ 300 દિવસો સુધી ચાલે છે જનરલી વાત કરીએ તો. એટલે એમનો સ્ટાફ સ્ટ્રેન્થ વધારવું જોઈએ. અને રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓફ જજ, રિસ્પોન્સિબિલિટી એટલે જજની કોઈ રિસ્પોન્સિબિલિટી હોતી નથી કે આટલા કેસ કરવા જ નથી કરતા. અને મારું એક એવું સૂચન છે કે કોઈ પણ પાર્ટીની ગમે તે રજૂઆત હોય 2 પક્ષોની તો એ રિટર્નમાં આર્ગ્યુમેન્ટ લઈને એમને વાંચીને જજમેન્ટ આપવું જોઈએ. તો શું થાય કે ઘણો બધો કોર્ટનો જે હોય તો અમીબેનને મારો એક આ સવાલ છે કે રાજ્ય સમાધાન આ બાબતની રજૂઆત કરો કે કોર્ટનો સમય ડબલ કરવામાં આવે અને 2 સીટના કામ ચલાવે. ઘણી બધી સંસ્થામાં થઈ શકે છે. આ મુદ્દો ઓલરેડી હાલના જે લો મિનિસ્ટર છે એમને પાર્લામેન્ટમાં ઉઠાવ્યો છે અને એક સવાલ પૂછવામાં પણ આવ્યો એક સાંસદ તરફથી કે આખું વર્ષ કેમ નથી કામ કરતા, વૈકલ્પિક ઓછા હોવા જોઈએ, એકાઉન્ટેબિલિટી નથી. એટલે આ બધું ઓલરેડી પૂછવામાં આવી ગયું છે અને સરકાર કદાચ એ બાબત ये एक सवाल नहीं जस्ट समझना है कि जब भी चोपड़े जी बोल रहे थे कि हेल्थ केयर और एजुकेशन ये दोनों को प्रॉफिट से वंचित होना चाहिए, ये इनका विचार हम सब लोग महसूस कर रहे हैं शायद. हाँ बस यही सवाल है. लेकिन मुझे लगता है कि आज के दिन में इस दोनों से बड़ा कोई व्यापार नहीं है पूरे देश में. हम भी एक वकील हैं और मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में वकालत करता हूँ. बहुत कम दिन का अनुभव है. हाँ सवाल ये सवाल है तो इसके लिए भारतीय संविधान में आईपीसी जो हम कहते हैं उसमें डोमेस्टिक वायलेंस निर्भया कांड के बाद आए पॉस्को जिसको बहुत उजागर किया गया पूरे देश में और आज उस पर बहुत बड़ी बड़ी ट्रेनिंग सेमिनार्स हो रहे हैं. लेकिन उसके बाद नहीं सवाल समझने की बात कर रहे हैं हम, सवाल किसी से नहीं कर रहे हैं. तो इसके निजात के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम ये दोनों लोगों से नहीं कर सकते. तो वो पॉस्को का भी जो लगातार पॉस्को में सुधार हो रहा है
नए नए बन रहे हैं। पॉक्सो के बाद भी, निर्भया के बाद भी बहुत सारा कांड हुआ है, लेकिन हम लोग उस पर नहीं पहुंच पाए। तो उसको हम लोग कैसे इस पर काबू पाएं और ग्रासरूट लेवल तक हम लोग कैसे ले जाएं। उसमें पॉक्सो की बात आती है, तो फिर चाइल्ड राइट्स वायलेशन की बात आती है, डोमेस्टिक वायलेंस और बढ़ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जी धन्यवाद। पॉक्सो आज बहुत इम्पोर्टेंट इशू हो गया है और पॉक्सो में पूछा जाता है कि पॉक्सो के कितने केसेस चले हैं, पर इशू जो बोलना चाहिए, जो मैंने उठाया था पार्लियामेंट में, कि पॉक्सो जो बच्चियाँ हैं उन पर होता है, तो हमें विक्टिम वो होते बच्चे, इसमें सेक्सुअल असॉल्ट होता है, उनको लाना चाहिए कि नहीं कोर्ट में एक्यूज के सामने। वो डरती है, वो डरते हैं बच्चे, उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है, वो एक्यूज को देख के उसके सामने पूरा नज़ारा फिर से आता है। तो इसके लिए हमें हमारी ये जो सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस है, ये मुद्दा लेना चाहिए कि इट शुड बी इन अ क्लोज्ड चेम्बर। बच्चियों और बच्चों को लाना नहीं चाहिए और पुलिस प्रोटेक्शन देना चाहिए। पुलिस प्रोटेक्शन में मुझे लगता है NGO का प्रोटेक्शन देना चाहिए। पुलिस से भी डरते हैं ये बच्चे और उनको अलग से लेके आना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। पर ये तो जो हो रहे केसेस उसकी बात है, पॉक्सो को हम रोक नहीं पा रहे हैं। व्हाट अबाउट शेल्टर हाउसेज, व्हाट अबाउट दीज हाउसेज जहाँ बच्चियाँ घर पर आती रहती है, कभी डायरेक्टर आएगा मैं क्या करूँगी, व्हाट आर वी डूइंग। तो ये तो डेटा भी नहीं मिल रहा है। ये कितना हम उठाए मुद्दा, ये तो वर्क ऑन द ग्राउंड हमारे एरिया में तो कर सकते हैं हम। तो पॉक्सो बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। ट्रायल जब चलेगी तब सजा होगी, पर ट्रायल में क्या होता है, आर वी रिहेबिलिटेटिंग दोस चिल्ड्रन, विल दे कम बैक इन सोसाइटी। वो स्टिग्मा, उसका डर हमेशा रहेगा वो जिंदगी में। व्हाट आर वी डूइंग, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। તમે હમણાં મેમ્બર છો એટલે પ્રદર્શન ગણો, સવાલ ગણો, જે ગણો છે। મારું એમ કેવું છે, मेरे को ये कहना है कि राज्य सरकार के गुजरात हाईकोर्ट तो गुजरात सरकारना नियमो लागवा જોઈએ રજાના। કોર્ટ રજા પર હજી અંગ્રેજો ગયા અને કોર્ટ હજી રજા પર જ રહેવાની છે, બરાબર। પછી આ મુદતમાં કંઈક થવું જોઈએ। વારંવાર મુદતમાં હમણાં દાખલો આપ્યો। હું એમ માનું છું કે અર્જન્ટ હોય, જો ખૂન રેપ આ બધા કેસોમાં કોઈ મુદતથી હોવું જોઈએ। हाथ पर लीधो એટલે પતાવવું જ નહીં। બીજા કેસોમાં પહેલી મુદત પર 10 દિવસ, બે મુદત પર બીજી 5 દિવસ, બહુ બધો 5 દિવસ। અને આના માટે તમારે જલ્દી વધારો। અને આ લોકો આખા દિવસ શું કરે છે, 10 મુદત આયા કરે, આ કરે છે, એના કોઈ નિયમો નથી કે એના દિવસમાં 1 કેસ કરો, 2 કરો, એ બાંધવું જોઈએ તો કંઈક એનો રસ્તો નીકળે। એટલે હું માનું છું, એક તો આ વારંવાર રજા પડે, એ રજાઓ જેટલી સ્ટેટ ગવર્મેન્ટમાં હવે એ જ રજા એક્સપર્ટ પહોંચે 10 થી 5। જો કલેક્ટર બેસી શકતો હોય પૂરો સમય અને આખો દિવસ કામ કરી શકતો હોય તો જજીસ કેમ નહીં કહે चैम्बर को है जो चैम्बर बंद करो। थैंक यू। आप जानो છો सांसद एक लिमिटेशन और શું પ્રશ્ન ઉઠાવું છું પછી મિનિસ્ટરને જવાબ આપવાનો હોય છે। હું બેકલોગનો જવાબ પૂછું કે આટલા કેસો પેન્ડિંગ છે, તો મિનિસ્ટરનો જવાબ આવે છે કે આટલા કોઈ કેસ પેન્ડિંગ અમારા ધ્યાનમાં નથી, તો મારે એનું શું કરવાનું? એ જવાબ મારી પાસે છે।
એટલે આટલા એટલે અત્યારે જે મુદ્દો ઉઠ્યો છે મારી દ્રષ્ટિએ ક્યારે પણ કોઈ કાનૂન આવ્યો તો એ પબ્લિક ઓપિનિયન ઊભો થયો ત્યારે આવ્યો અને આવી એનજીઓએ કામ કર્યું ને પીઆઈએલ કર્યું ત્યારે આવ્યો. જસ્ટિસ મલ્લિમથનો રિપોર્ટ છે, લો કમિશનનો રિપોર્ટ છે કે મુદતો ઓછી કરો, ઓછા સમયમાં ચલાવી લો, આટલા સુધારા કરો અને જજીસને એકાઉન્ટેબલ બનાવો. પણ એ મલ્લિમથ સાહેબનો રિપોર્ટ ઇમ્પ્લિમેન્ટ નથી થતો અને ગુજરાતના અને ગુજરાતમાં એમને बुलाया जस्टिस मल्लिमथ को, तो उनको कोई कारणसर नहीं आने दिया. जस्टिस मल्लिमथ कुड नॉट डिलीवर इस लेक्चर इन द हाई कोर्ट, वो नहीं आ पाए. तो ये मुझे लगता है कि हमें पब्लिक ओपिनियन बना के सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस, नेशनल सोसाइटी, ऐसी एनजीओ को इकट्ठा होकर एक साथ पीआईएल और कोर्ट पे ध्यान दिलाना चाहिए, मीडिया में ले आना चाहिए, उसमें ओपिनियन बनना चाहिए. तब पता चलेगा कि हाँ एक ऐसी सिस्टम है, एक ऐसी व्यवस्था है जो अलग तरीके से काम कर रही है, इतनी छुट्टियां ले रही है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इनको कोई सस्पेंड नहीं कर सकते, इनको कोई निकाल नहीं सकते और वो इनकी जवाबदेही नहीं है. ओपिनियन के बिना नहीं. दो सवाल रहेंगे आपका होगा और दूसरा भरत भाई का सवाल इसके बाद हमने जी आपका कॉमन होगा भरत भाई को साथ. नमस्कार. પૂર્વ મેમ્બર જોડેલી સીએન વિદ્યાલયમાં 38 વર્ષ પ્રિન્સિપલ તરીકે હતો. લો પંચાવન સત્તામાં रिटायर करके शुरू કરી ये सर बताना चाहिए. मुझे ये बताना है आपको, कुछ बिगड़ा नहीं है, आदमी बिगड़ा है. आदमी माइसेल्फ फर्स्ट. जब मैं लॉ पढ़ने जाना समाप्त कर दूँ तो लेक्चर तो मेरे बच्चे कह सकता तो बोलता था कि साहब आप नहीं आते तो मुझे बहुत मजा आता है, आप अकेले आते हैं और तैयारी के साथ आते हैं, चर्चा करते हैं. यही मुश्किल है. और आपको उदाहरण बिल्कुल सिंपल देता हूँ, बहुत कुछ बोल सकता हूँ. हाँ नहीं बोलूँगा, मत घबराइए, जीव देगा पता है मुझे. तो अपने पास में पैसेंजर खड़े हैं, ड्राइवर लेट आता है तो मैं इसको बताता हूँ, वो लोग एब्यूज करते हैं. मैं बोलता हूँ आप अपने दिकरा और दिकरे की वो और दिकरी को कुछ ऐसा कर सकते कि समय पर जाना है, समय पर आना है. तो मेरा तो सवाल एक ही है, अभी मैंने को सबको बहुत सुना है, जानते भी हैं, मगर ये देश में गांधी, विनोबा, रविशंकर महाराज ये सब कुछ हुए नहीं है. ये मेरा बड़ा सवाल है. तो इसके लिए क्या करेंगे मालूम है? आपके मन में जो सवाल उठाया और मुझे पूछा है, ये मैं रोज पूछ रही हूँ कि ये गांधी की जमीन है. मुझे यूनाइटेड नेशन में किसी ने पूछा कि आप प्राइम मिनिस्टर की स्टेट से आते हो. मैंने बोला आपका पूछने का सवाल गलत है, हम दोनों गांधी की लाइन से आते हैं, तो आपका सवाल गलत है. तो हम वो दोनों वहीं से आते हैं, गुजरात से. तो ये जो आप बता रहे हो ये गांधी की जमीन है और हम कहीं भटक गए. हमारी जवाबदारी बनती है हम सबको साथ में लाए और बार बार कहे, बार बार बोले, बार बार आवाज लगाए, तभी होगा. क्रिटिसाइज करने से नहीं. मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जो पेंडेंटिक पोल्स बनाए, जो मेन ग्राउंड तो 3 ग्राउंड आपने अंदर बताए, सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉमन हर एक के एक ही ग्राउंड है, दैट इज द एडजॉर्नमेंट. क्या इंडिया में ये जो कोर्स का प्रोजेक्ट चल रहा है, फेज चल रहा है, फेज 2, तो कहीं कहीं एडजॉर्नमेंट जो है बिकॉज उसके आप पर्टिकुलर हो, मैं पर्टिकुलर हो, कहीं ना कहीं एडजॉर्नमेंट की जो ग्राउंड है उसकी पोल्स जो है वो फिक्स रहते हैं. नंबर ऑफ ग्राउंड जो रहते हैं वो 1 2 3 4 5 10 ही रहते हैं. तो ऐसा ही फेज में कोई मैकेनिज्म आना चाहिए या ऐसा कोई सुझाव आपकी ओर से कि एडजॉर्नमेंट को प्रॉपरली उसको इवेल्युएट कर सके, उसको सिस्टम्स थ्रू उसको मॉनिटरिंग कर सके और अकॉर्डिंगली उसको रिस्ट्रिक्ट भी कर सके.
तो कहीं ना कहीं क्या है कि जो दो एडजॉर्टमेंट वाला है किसी में प्रोविजन या किसी में प्रोविजन है, तो उसको कहीं ना कहीं हम सिस्टम के थ्रू रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और बाहर देश की जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी फिक्स हो सकती है। तो उसके तहत आपकी कोई सुझाव हो या फिर आपका उसमें क्या योगदान रहे, हमको लोग फेडरेशन की ओर से भी हम ये बाबत में, ठीक है, आज की तारीख में जो पेंडेंसी है उसका कोई सॉलिड रिजोल्यूशन तो किसी न किसी को लाना ही पड़ेगा। वी ऑल आर द स्टेक होल्डर, हम सफरिंग भी है, तो कहीं ना कहीं कोई एक पॉइंट पे कैसे उसको रिजोल्व कर सकते हैं थ्रू सिस्टम यानी टेक्नोलॉजी के, तो उसके लिए कोई आपसे सुझाव? मुझे लगता है कि पहले जो बार काउंसिल जो है सारी हमारी हर राज्य की, हमें एज एन एनलाइटन लॉयर, जैसे आप जहाँ भी हो, आपका सुझाव अभी एटेंडमेंट का इतना सारा मैंने सुना, मुझे लगता है कि मैं अपने इंडिविजुअल लेवल पे आई विल राइट अ लेटर बार काउंसिल को कि मुझे जहाँ भी ग्राउंड लेवल पे ये प्रश्न सुनना पड़ता है हर जगह से, तो आप इसके बारे में कुछ सोच रहे हैं तो बार काउंसिल ऑफ गुजरात एंड कॉपी टू बार काउंसिल ऑफ इंडिया, अगर हर स्टेट में हमारी सोसाइटी इंडिविजुअल लॉयर्स लिखे एंड वी टेक इट इन द मीडिया, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो एक ओपिनियन बन सकता है, देन वी कैन टेक अवर डिसीजन। आई थिंक दैट कैन बी 6 months का एक आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द 6 month विल फाइल अ पिटीशन। तो गुजरात विल गिव दिस मेनी सिग्नेचर्स, छत्तीसगढ़ विल गिव दिस मेनी सिग्नेचर्स, दिल्ली विल गिव, महाराष्ट्र विल गिव, कम से कम 5 तो स्टेट करेंगे तो और 5 का चांस मिलेगा। वी कैन डू दैट एंड आई थिंक इट शुड बी अ गुड बिगिनिंग फॉर टुडे। रेप केसेस में जो डेथ ऑफ सेंटेंस की बात अभी चल रही है गवर्नमेंट की लेवल पे, तो आप मैरिटल रेप के बारे में ये जो आने वाला जो प्रावधान है कि रेप केसेस में डेथ सेंटेंस होना चाहिए, तो आप मैरिटल रेप के बारे में क्या सोचते हैं? मैंने इस टॉपिक पे आज तक कोई ओपिनियन नहीं दिया है, ना तो मीडिया में, ना तो किसी के सामने, ना तो लॉ में। तो आज भी मैं इस बारे में नहीं कहूँगी, क्योंकि जब भी कोई सब्जेक्ट नया आता है तो आपको उसका सोशल इम्पैक्ट, कौन सी सोसाइटी में किस चीज़ का आप बात कर रहे हो, उसके स्टेक होल्डर्स की डिस्कशन होनी चाहिए। विदाउट डिस्कशन मुझे लगता है कि इस टॉपिक के बारे में मुझे कुछ बोलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। प्रश्न बहुत सारे हैं, हम समझ रहे हैं, समय हमारे पास ऑलरेडी ओवररन हो चुका है, और जिन्होंने सवाल पूछा है अभी उनको दूसरी बार मौका नहीं देंगे, शायद दूसरे जो हैं जो नहीं पूछ पाए हैं कि उनको पहले प्राथमिकता करें। अभी हम रिक्वेस्ट करेंगे उमाशंकर भाई को कि आप शरीफ साहब को लेकर आइए और प्लीज और देखिए जगदीप छोकर साहब, अमीर है याटिंग और लॉ कॉलेज के हमारे विज्ञान पुराने प्रिंसिपल, ये तीनों मिलकर इनका मोहम्मद शरीफ साहब का सम्मान करेंगे। मोहम्मद शरीफ साहब पटना यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, और उनके साथ हम लोग का एक मुहिम है, वहाँ पे लीगल एड क्लिनिक हम लोग चालू कर रहे हैं, इसमें शरीफ साहब का बहुत बड़ा योगदान है। मोहम्मद शरीफ साहब, तालियों से स्वागत करो। अश्विन भाई साल भरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शरीफ साहब, आपको आप इधर पधारे और आपने यहाँ आकर हम लोग की सबकी ताकत बढ़ा दी, और दूसरे सब स्टेट के सोसाइटीज़ के भी लिए एक इंस्पिरेशन है कि आप अपने अपने कॉलेज एरिया के अंदर कॉलेजों के साथ में लॉ कॉलेज के साथ बात करिए और उनके साथ आप अपना समन्वय बनाइए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अश्विन भाई कालिया साहब का सम्मान करना है, ये मेरे को गिरीश भाई का ऑर्डर है, तुम्हें क्या अश्विन भाई कालिया साहब, लवजी भाई आप सोसाइटी से हैं, जयेश भाई,
अभी गिरीश भाई वेंकटरामन जी को वेंकटरामन जी के लास्ट बैठक है। वेंकटरामन साहब का स्वागत करेंगे। कौन करेगा अपने मुँह से? भरत भाई आगे आ जाओ। धन्यवाद भरत भाई और धन्यवाद वेंकटरामन साहब। मतलब हम छोड़ नहीं रहे हैं अभी। कार्य सर एक अभी कहीं आम अच्छा बाकी आप आ सकते। अरे मैडम लेवल प्लीज प्लीज मेरे पास जब मेरे सम्मान की बात आई तो मैंने ना बोला, मेरे लिए सख्त है, क्योंकि ये सब अपने आदमी का सम्मान करे, ये मुझे उचित नहीं। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अभी इसके पीछे जिसका पूरा हाथ है डोमिनेटिंग फोर्स वो प्रवीण भाई पटेल है। तो उसका हम सम्मान हाँ जरूर से दर्शन निकलने नहीं देगी ये सम्मान हमारे पूरे भारत के सभी सोसाइटी के साथ जुड़े हुए लोगों का कर्म है, यानी एक सीधा मध्यम बस।